जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। मुझे उम्मीद है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित है। यदि आप बीपीएससी TRE 3 या अन्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आपको बताना है कि आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? आपको बताना है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, संवत 1375 से 1700। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, संवत 1375 से 1700। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि हैं। आपको बताना है कि हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि हैं। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, तुलसीदास। दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न बीपीएससी TRE 2 और TRE 1 में पूछा गया, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में उसी तरह का प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है जो बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मेहनत के लिए एक तो सब्सक्राइब जरूर बनता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? आपको बताना है कि उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम किसने रखा है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, यह किसका कथन है? आपको बताना है कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है? आपको बताना है कि गोदान किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा उपन्यास। गोदान क्या है दोस्तों? उपन्यास है। और यह किसका लिखा हुआ उपन्यास है? तो प्रेमचंद का, याद रखना, गोदान प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? दोस्तों, आपको बताना है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक का है। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है?
आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों किसने कहा है यह? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड है? आपको बताना है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 7। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि है? आपको बताना है कि सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, छायावाद। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के छायावाद धारा के कवि हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है मोम सा तन धुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब, इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, उपमा अलंकार। दोस्तों उपमा अलंकार पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? कि योजक चिन्ह के साथ सा से सी, योजक चिन्ह के साथ सा से सी रहेगा तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो देखिए मोम सा योजक चिन्ह के साथ क्या है दोस्तों? सा है ना। इसके बाद दीप सा, देखिए योजक चिन्ह के साथ क्या है दोस्तों? सा है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो उपमा अलंकार पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक दोस्तों क्या है? कि योजक चिन्ह के साथ सा से सी, जिस पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ सा से सी रहेगा वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। दोस्तों रूपक अलंकार का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है दोस्तों? कि इसमें योजक चिन्ह रहेगा, लेकिन योजक चिन्ह के साथ सा से सी नहीं रहेगी, याद रखना है। योजक चिन्ह के साथ सा से सी नहीं रहेगा, सिर्फ योजक चिन्ह रहेगा। जहाँ पर जिस पंक्ति में योजक चिन्ह रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। जैसे देखिए आप संत सरोज, देखिए संत सरोज में दोस्तों क्या है? योजक चिन्ह है, यहाँ पर सा से सी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? दोस्तों आपको बताना है कि दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, 13 + 11। 13 और 11 होते हैं। कितने होते हैं? 13 और 11। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 13 पर यति होती है? आपको बताना है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11 13 पर यति होती है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, रोला। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, रोला। दोस्तों अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपको बताना है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कबीरदास की भाषा क्या थी? आपको बताना है कि कबीरदास की भाषा थी। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सधुकरी। कबीरदास की भाषा सधुकरी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है तितली किसकी रचना? आपको बताना है कि तितली किसकी रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है मनु और श्रद्धा किस कृति की नायक और नायिका है? दोस्तों आपको बताना है कि मनु और श्रद्धा किस कृति की नायक और नायिका है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, कामायनी। मनु और श्रद्धा कामायनी का नायक और नायिका है। दोस्तों कामायनी का रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, याद रखें। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों अगला प्रश्न है सगुन भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। आपको बताना है कि सगुन भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, सूरदास। सूरदास
शगुन भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। आपको बताना है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि छायावाद नाम किसने दिया है। छायावाद नाम किसने दिया है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा मुकुटधर पांडे। छायावाद का नाम मुकुटधर पांडे ने दिया है। दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। आपको बताना है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मंगलसूत्र उपन्यास को किसने पूरा किया, यानी कि मंगलसूत्र उपन्यास को किसने कंप्लीट किया। तो दोस्तों अमृत राय, याद रखेंगे अमृत राय मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि अमृत राय कौन है। तो अमृत राय प्रेमचंद के लड़का है। अमृत राय प्रेमचंद के लड़का है और अमृत राय ने ही कलम का सिपाही जीवनी लिखा है। अमृत राय ने ही कलम का सिपाही जीवनी लिखा है, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है अमृत और विष के रचयिता है। आपको बताना है कि अमृत और विष के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, अमृतलाल नागर। अमृत और विष के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। आपको बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दोस्तों इसी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय पर ही रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार। आपको बताना है कि झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत भारती काव्य के रचनाकार है। आपको बताना है कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। दोस्तों अगर आप मन से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्शन किया गया है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता। आपको बताना है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सरहप्पा। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार। आपको बताना है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है। इन्हें प्रथम गद्यकार भी कहा जाता है ना। लल्लू लाल को प्रथम गद्यकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया के रचयिता। आपको बताना है कि इनमें से कौन रसिक प्रिया के रचयिता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, केशव दास। केशव दास रसिक प्रिया के रचयिता है। अगला प्रश्न है कूटज के रचयिता। आपको बताना है कि कूटज के रचयिता कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा और आप लोग अपना स्कोर जरूर लिखेगा कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है आंसू काव्य के रचनाकार। आपको बताना है कि आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है। साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, विश्वनाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का ग्रंथ है। दोस्तों अगला प्रश्न है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह है। दोस्तों अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं। आपको बताना है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। आपको बताना है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 4। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखें
तत्सम तद्भव देशज विदेशज। दोस्तों अगला प्रश्न है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। आपको बताना है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं। अगला प्रश्न है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी वर्णमाला। दोस्तों वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है। आपको बताना है कि काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है। दोस्तों अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र किसकी काव्य कृति है। आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र किसकी काव्य कृति है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। दोस्तों अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी चिदम्बरा। चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था 1968 ईस्वी में, याद रखेंगे 1968 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास किस कवि की काव्य कृति है। आपको बताना है कि प्रिय प्रवास किस कवि की काव्य कृति है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है प्रिय प्रवास। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रेम पथिक किसकी काव्य कृति है। आपको बताना है कि प्रेम पथिक किसकी काव्य कृति है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों भाई बहनों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।